बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये मेरा यूजुअल इंट्रो है, बट ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं समीना पाशा साहिबा को मेरे साथ, ये मेरा यूजुअल इंट्रो नहीं है, यानी विजुअली ऐसा नहीं होता। तो इनके साथ होने की वजह जाहिर है कि आप सबको अंदाजा है, जब आप YouTube पर हमारा इंटरेक्शन देख ही रहे। तो समीना, क्या हाल चाल है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तारिक भाई, बिल्कुल खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह, हाई स्पिरिट्स में। बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। वो क्या था, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। तो स्पिरिट्स हाई होने। मर्द तो मैं नहीं हूँ, मर्द तो मैं वाकई नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह जीना मैं फिर भी लाजिम मैं जिएंगे। मैं एक बात कहता हूँ, आप मर्द मार हैं। मर्दाना चले, मार होता था। अब हाँ, ये हमारा जो है ना, मेरा ख्याल है मुहावरे भी चेंज करने का वक्त आ गया है। क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक। तो मुझे ये बताया कि सबको पता है, आपने अपने नाजरीन को, देखने वालों को बता ही दिया है जो हुआ आपके बैंक अकाउंट के साथ। क्यों हुआ? बड़ा ऑब्वियस है तारिक भाई, बल्कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कुछ अर्सा पहले ही, जब पहले भी इन्होंने बहुत से सहाफियों के बंद किए थे, अकाउंट फ्रीज करवाए थे। तो मुझे तो उस वक्त भी खदशा था कि हमारा भी नाम लिस्ट में हो सकता है, लेकिन उस वक्त हम बच गए। अब ये है कि ये वाला जो कह लें वार था, ये काफी अचानक था, क्योंकि अब मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ऐसी कोई चीज है। तो मुझे कोई ऐसा प्रायर नोटिस भी नहीं आया हुआ था, ना कोई ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करने के लिए कोई लेटर आया हो, कुछ भी ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं थी जिससे मुझे अंदाजा हो कि कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है। तो बिल्कुल नॉर्मली मामलात जो थे अदरवाइज चल रहे थे, और आज तो मैं अचानक ही अपने एटीएम पे गई हूँ अपने कार्ड से कुछ रकम निकलवाने, तो उससे फिर मुझे पता चला कि जब रकम नहीं निकली कि भाई ये तो मामला कुछ और है। तो वो फिर बैंक जो है उसी के बैठे स्टाफ ने फिर मुझे बताया कि जी आपका तो अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ये इश्यूज हैं, एनसीसीआईए की तरफ से के बाद ये फ्रीज किया गया। तो ये फिर मुझ तक इन्फॉर्मेशन उनके थ्रू पहुंची। और ये आखिरी बार जब आपने देखा तो ये कब तक एक्टिव था? जी ये कल तक एक्टिव था, एक दिन पहले तक ये एक्टिव था, और उसके बाद नेक्स्ट डे मतलब जब मैं आई हूँ यहाँ पे एटीएम पे, तो फिर मुझे पता चला कि ये अब फिलहाल फ्रीज हो चुका है। उससे पहले तक ठीक। ट्रांजेक्शन हो रही थी। अच्छा, मैं तो पहले कुछ टेक्निकल डिटेल्स मालूम करना चाहूंगा, उसके बाद हम इसकी रीजनिंग पर जाएंगे। अभी हुआ क्या है? अकाउंट फ्रीज हो गया है, आप अपने एसेट्स को एक्सेस नहीं कर सकती, यूज नहीं कर सकती, या अकाउंट से चीजें निकाल भी ली गई हैं? नहीं, रकम वहीं पे मौजूद है, और सिर्फ मैं एक्सेस नहीं कर सकती, ना मैं कोई उसमें मजीद रकम ऐड कर सकती हूँ, और ना ही मैं कोई रकम उसमें से विड्रॉ कर सकती हूँ। अभी पैसे निकाले नहीं गए हैं उसमें से? जी, रकम उसमें मौजूद है। ठीक अभी है, आप क्यों चलिए। कह के मुझे डरा रहे हैं? क्या पैसे भी निकाल लेते हैं लोग? नहीं, ये इनका इनका ये काम नहीं होता। इनका ये काम नहीं होता। ये काम शायद एफबीआर वाले इन सम केसेस करते भी हैं, अभी कुछ दिनों में पता चला। लेकिन इनका ये काम नहीं होता। अच्छा, दूसरा मुझे अब एक और चीज बताइए कि होता है ना, हम ये सोचते हैं कि इस चीज की वजह से, इस चीज की वजह से, इस शख्स की वजह से, या फर्ज कर लें कि इस वीडियो की, इस ट्वीट की, इस चीज की वजह से शायद किया गया होगा। क्या आपने ऐसा कुछ गेज करने की कोशिश की? ऑनेस्टली तारिक भाई, मैं तो खुद अभी बिल्कुल हैरान हूँ कि मुझे कोई आइडिया नहीं है। मतलब अगर आप कहें ना कि कोई 0.1% भी कोई आइडिया हो, तो कोई आइडिया नहीं है कि किस बात के ऊपर ये ऐसा हुआ हो सकता है। क्योंकि जो मेरा जो जो वीलॉग का कंटेंट है वो भी बिल्कुल ऐसा नहीं होता कोई कि जिस पे आप ये कहें कि जी मैं कोई बड़ा ओवर द बोर्ड जाके बात कर रही हूँ, ना कोई ट्विटर पे क्या जो एक्स पे अब पोस्ट होती हैं वो भी होती हैं ज़रूर, लेकिन ऐसी कोई उसमें बात नहीं होती जिसको आप सो कॉल्ड रियासत मुखालिफ कहें, या खुदा न खास्ता किसी और कॉन्टेक्स्ट में उसको इस्तेमाल किया जाए। तो मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि कौन से ऐसे लफ्ज़ पे किसी बात पे एतराज़ हुआ है। अगेन वही मैं बात कहूँगी कि अगर कोई आपको नोटिस आए, तो आपको बताया जाए कि हाँ जी, आपने फलाँ टाइम पे, फलाँ जगह पे ये अल्फ़ाज़ कहे हैं या लिखे हैं, तो आपको आइडिया हो।
तो जब कोई ऐसी चीज ही नहीं आपके हाथ में आएगी तो आप कैसे आइडिया कर सकते हैं कि जी किस बात के ऊपर कोई नाराज हो गया है। तो इसलिए मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। आई जस्ट होप कि मुझे बताएं तो सही आखिर क्या कसूर है हमारा, क्योंकि हम तो देखिए कोई भी बात कर रहे हैं तो हम तो अपने आईनी और कानूनी दायरे में रह के बात करते हैं, और ठीक। उसके बावजूद भी अगर किसी को कोई उसमें प्रॉब्लम है तो उसका फिर एक लीगल तरीका होना चाहिए कि आप किसी को इन्फॉर्म करें, समन करें, पता चले कि आप पॉइंट ऑफ व्यू लें उसका, और फिर आप कहें कि अगर हम कोई ताउन नहीं कर रहे। मेरे लिए तो ये ठीक, सब कुछ काफी हैरानकुन था। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे अब एक और चीज बताइए कि आपके खिलाफ 8 अदद शिकायतें हैं, ये कहां से पता चला? जी, ये मुझे बैंक स्टाफ ने ही बताया। जब उन्होंने ये सारा मामला खोला कि जी पीछे वजह क्या है, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि जी आपके ऊपर ये सारी कुछ शिकायतें हैं जो कि एनसीसीआईए में कंप्लेंट्स हैं, और उनके बाद जो है उनकी रिक्वेस्ट पर ये किया गया है। अब मुझे वैसे आप ऑनेस्टली पूछें तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि मैं इसको एफआईआर्स कहूँ, मैं इनको कंप्लेंट्स कहूँ, या ये कोई जस्ट इन्वेस्टिगेशंस हैं, इंक्वायरीज हैं कोई इनिशियल। मुझे बिल्कुल कोई इनका स्टेटस नहीं पता। जो ठीक। वहाँ की स्टाफ थी, मुझे नहीं पता कि वो कितनी टेक्निकली जो लॉ की कोई टर्म्स हैं उनके हवाले से कोई अवेयर हैं। वो इस्तेमाल कर रही थी लफ्ज एफआईआर्स, बट आई डोंट नो कि अगर एफआईआर्स हैं तो इतनी खामोशी से कोई इतनी एफआईआर्स रख के बैठा क्यों हुआ है अभी तक उसके ऊपर। मुझे कोई किसी किस्म की कोई हलचल क्यों नहीं हुई, कोई अरेस्ट करने नहीं आया, किसी ने कोई बुलाया नहीं किसी थाने में किसी पूछगछ के लिए। तो मुझे नहीं पता है कि वो शिकायत हैं या वो क्या है, लेकिन उनका बताना ये था कि जी एनसीसीआईए की तरफ से ये बंद किया गया। ठीक। अच्छा, आपने उसके बाद जब आपको ये पता चल गया, तो क्या अभी किसी से राब्ता किया, किसी अथॉरिटी से, कि या आपको बताया गया कि आप कहाँ राब्ता कर सकती हैं? देखिए उनकी बैंक ज़ाहिर है इस पे कितनी बात कर सकता है। उन्होंने कहा कि जी ये गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, ज़ाहिर है आप अपने लॉयर के थ्रू जाके बात कर सकती हैं, कोर्ट के थ्रू। वही एक ऑप्शन हो सकता है। तो उसके बाद फिर मैंने अब ज़ाहिर है बात करने की कोशिश की है 1-2 जगह पर। अब मेरे साथ बहुत से दिगर भी हैं, आपको पता है ऐसे सहाफ़ी यहाँ पे लाहौर में शाकिर अवान साहब हैं, उसके अलावा एग्जैक्टली। औरिया मकबूल जान साहब हैं, उनके भी अकाउंट्स के साथ इसी किस्म की मसाइल हैं। उसी तरह और भी शायद बहुत सारे होंगे जो लाहौर में ही हों। तो इन सब की मेरा ख्याल है ऑलरेडी पिटिशंस हैं जो कि फाइल की जा चुकी हैं। तो अब उसी की तरह हम साथ में जुड़ जाएँगे और हम भी अपना जो केस आगे लेके चलेंगे। तो देखते हैं क्या बनता है। ज़ाहिर है अब एक जैसी भी हैं बहरहाल अदालतें हैं तो यही हैं और इन्हीं के पास जाना है। होपफुली हमें मिल जाए इंसाफ इसके ऊपर। इंशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि कुछ भी गलत किया नहीं ना, कुछ भी कोई आउटलॉ तो है नहीं, सहाफी हैं, तनकीद की है अगर, और वो तनकीद जो है वो आईने पाकिस्तान उसका हक देता है। वो तनकीद, मैं तो शख्स शुरू करता हूं ऑफिस, बड़े ऑफिस से, तो वो तनकीद सदर पाकिस्तान पे हो, वजीर आजम पाकिस्तान पे हो, चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे हो, किसी खुफिया इदारे के सरबराह पर हो, या किसी सूबाई इदारे की किसी सरबराह पे या किसी शख्सियत पे हो, बस गवर्नर पे, वजीर आला पे, किसी पर भी हो, तो वो तनकीद एज लॉन्ग एज कानून के दायरे के अंदर है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या मतलब, मैं हमेशा कहता हूं इवन आर्मी चीफ पर भी, फील्ड मार्शल साहब है हमारे, उन पर भी तनकीद जो है वो कोई इशू नहीं है। जब तक आप विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ बात कर रहे हैं, विद इन द पैरामीटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहे हैं, तो आप तनकीद कर सकते हैं। हाँ, हमारे यहाँ होता है ना कि वो कुछ लोग सोशल मीडिया पे बनाते हैं एआई बेस्ड तस्वीर, एक खातून की, एक अहम शख्सियत की, और पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। वो तजहीक है, तजहीक नहीं की जा सकती, लेकिन तनकीद तो की जा सकती है। बिल्कुल, 100% आपकी बात से मैं मुत्तफ़िक हूँ, और मेरा ख़्याल है आप हों या मैं हूँ या बहुत सारे और हमारे ऐसे सहाफ़ी जो कि इस वक़्त अताब का शिकार हैं, हम में से कोई भी इतना गैर ज़िम्मेदार नहीं है कि वो इस किस्म का कंटेंट प्रोड्यूस करे या इवन उसको शेयर भी करे। और कोई उसको ना कभी-कभी किसी ने एप्रिशिएट किया कंटेंट को, ऐसा कोई प्रोड्यूस करना तो एक अलग बात है। और दूसरी बात ये कि इसलिए नहीं कि हमें कोई खौफ़ है कि जी हम कहीं किसी उसमें आ ना जाएँ मसले में, लेकिन हम खुद उसको दिल से ही सही नहीं समझते हैं कि ये गलत चीज़ है। जो तनकीद है जायज़, वो तो हम सब करते हैं और वो खुल के करते हैं, और वो बाय द वे आइंदा भी करते रहेंगे। अगर कोई ये समझ रहा है कि आप हमें नौकरी से निकलवा देंगे या आप हमारे ये फाइनेंशियल मसाइल खड़े करके ये समझ रहे हैं कि जी आपको कोई खामोश करवाया जा सकता है या आपकी राय बदली जा सकती है, तो देखिए अल्लाह हिम्मत देने वाला है, इंशाल्लाह ये टाइम तो निकल जाता है, राज़िक तो अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन कोई भी शख्स तनकीद से मुबर्रा नहीं होता, और ना ही मैं ये समझती हूँ कि किसी को होना चाहिए, स्पेशली
जब इंसान जो है वो खता का पुतला है, हर किसी पे जब तनकीद हो सकती है, वज़ीर आज़म पे हो सकती है, आम शख्सियात पे भी हो सकती है। और अगर कोई आप परफ़ॉर्म कर रहे हैं, अब तो देखिए अब सारे ये पाकिस्तान में जो इस वक़्त निज़ाम राइज है, अब तो खुद वज़रा कह रहे हैं कि जी हाइब्रिड निज़ाम है। मतलब ये है कि आपकी एक जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी इसमें अपना किरदार अदा कर रही है, आपकी सियासी हुकूमत भी कर रही है। तो जब आप सियासी हुकूमत पे बहुत से अच्छे-बुरे मामलात के ऊपर तनकीद करते हैं या किसी अच्छे काम की तारीफ़ करते हैं, तो उसी तरह जब आप हिस्सेदार हैं हर मामले में, तो फिर ज़ाहिर सी बात है तनकीद में भी हिस्सेदारी आती है। तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि फिर जब आप हिस्सेदारी लेते हैं, शराकतदारी करते हैं, तो फिर उसमें तनकीद में भी इतना हौसला होना चाहिए। लेकिन इस वक़्त मुझे ये लगता है कि जानबूझकर एक पैटर्न है कि दोबारा से आपने शायद सुना भी हो ये स्टेटमेंट अज़मा बुखारी साहिबा भी फरमा रही थी कि जी हम ज़रा सैलाब से निकल लें, फिर हम सारे स्कोर सेटल करेंगे और इस तरह की भी बात करी थी। और हमसे अच्छा अगर आप स्कोर सेटल कोई नहीं करता। जी, एग्ज़ैक्टली। मैं सिर्फ़ ये कहना चाह रही थी कि अगर इस वक़्त आप सैलाब वग़ैरह की सूरत-ए-हाल पर और जो इस वक़्त हुकूमत की ओवरऑल परफ़ॉर्मेंस है, उसके ऊपर देखें, तो जो हिज़्ब मुख़ालिफ़ है आपकी, जो ऑपोज़िशन है, वो तो अपने बेचारी मसाइल में ऐसे पड़ी हुई है कि वो तो उस तरह से आवाज़ बन ही नहीं पा रही है। कोई लोगों की दाद-रसी भी क्या करनी, वो तो उनकी आवाज़ भी नहीं बन पा रही है। इवन सैलाब आया हुआ है, नेशनल मीडिया का तो हमें पता ही है, उससे तो हमें कोई अब उम्मीद ही नहीं थी कि वो बहुत अवाम की आवाज़ बनेंगे, मसाइल की निशानदही करेंगे या हुकूमत की खराब पॉलिसीज़ पर तनकीद करेंगे। तो एटलीस्ट ऑपोजिशन कर रही होती। ऑपोजिशन ने भी उस तरह से खुल के नहीं वो काम किया जो वो कर सकती थी। तो ऐसे में जो डिजिटल सहाफ़ी थे, उन्होंने हर जगह पे जाके इस हुकूमत की बैड गवर्नेंस को एक्सपोज़ किया और जो लोगों के मसाइब हैं, उनको दिखाया, उनको हाइलाइट किया। उनकी वजह से बहुत सी जानें भी बची हैं और खुद जाके बेचारों ने इवन फलाही काम भी किया है कि खुद भी कोशिश की है कि लोगों तक पहुँच के उनकी मदद कर सकें। तो डिजिटल मीडिया जो है ना वो इनके लिए दर्द सर बना हुआ है क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन जो आज़ाद सहाफ़ी हैं वो किसी भी जगह इन्हें एक्सपोज करने से बाज नहीं आ रहे। अब इनका ख्याल ये था कि जी हम कुछ ऐसी वीडियोस जारी किया करेंगे, कुछ टिकटॉक बनाया करेंगे और नेशनल मीडिया को कंट्रोल करके हम ये बताएंगे कि जी हमने बहुत अच्छे तरीके से सैलाब को मैनेज कर लिया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब डिजिटल मीडिया ने दूसरी तरफ की सारी पिक्चर दिखा दी तो अब इनको ये एक पेट में दर्द है कि जनाब हमने जो प्लान किया था वो तो हो नहीं सका। जो 1.5 साल से ये कोशिश कर रहे थे ये बताने की कि जनाब बहुत हमने तो तरक्की के पता नहीं कौन से ज़ीने चढ़ लिए हैं और कितने हमने पंजाब में दरिया बहा दिए, वो सच में दरिया बह गए। और फिर उसके बाद हमने देखा कि अब वो सारी जो इन्होंने 1.5 साल में कोशिश करके कोई इमेज बिल्डिंग की थी, वो सारी ज़मींबोस हो गई है, पानी फिर चुका है उसके ऊपर। तो अब ये गुस्सा है और ये इन्होंने इसी तरीके से निकालना है कि लोगों को परेशान करें, लोगों को निशाना बनाएँ और लोगों को खामोश रहने के लिए कहा जाए। तो बात ये कि इस तरह की चीज़ें से कभी सच छुपता नहीं है। अगर हम किसी वक़्त देख भी लें कि कोई एक खामोश हो भी जाता है, तो कोई दूसरा उसकी जगह बोल रहा होता है। ये चीज़ ठीक। वो दौर है ही नहीं है कि जहाँ पर आप ये से समझें कि जी आप हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और जिन वजीर साहिबा की आपने बात की, उनको तो उनकी नजर करम आप पर खास तौर पर, मुझ पर खास तौर पर है, उसका वो इजहार भी कर चुकी हैं। आपके साथ जो टेलीविजन हाँ, हाँ। प्रोग्राम्स में हो चुका वो, और जो मेरे साथ मेरे शहीद भाई के मामले में हुआ था वो तो बहुत ही इनसेंसिटिव, बहुत ही इनह्यूमन किस्म का काम था। तो जो उनको नहीं करना चाहिए था, और बाकी जो उनको बहुत कुछ नहीं करना चाहिए वो करती हैं। जब वो कहती है ना मैं हाथ जोड़ के बात कर रही हूँ, सीएम साहिब आएंगी और मेरी शिकायत का तो मतलब है नौकरी जाना, तो वो तो काफी कुछ कर सकती हैं। अच्छा, तनकीद है क्या? तनकीद क्या गोला चलाना है, गोली चलाना है, भाला चलाना है, किसी का वजूद खत्म कर देना है? तनकीद है क्या? देखिए सीधी बात है, आप अगर सही जगह पर सही परफॉर्म नहीं कर रहे तो उसको हाईलाइट करना ही तनकीद है ना, और क्या है। अगर इस हुकूमत की बात कर लें, जैसे मैं सैलाबी की बात कर रही थी, भाई जाहिर सी बात है अगर आपका आधा सूबा जो है वो डूबा हुआ है और आप बिल्कुल सैलाब से एन पहले जापान गए हुए होंगे, कोई पेशबंदी नहीं कर रहे, कोई मनसूबाबंदी नहीं कर रहे कि जी अगर ऐसा हुआ तो कहाँ पे कैंप्स बनेंगे, कहाँ पे लोगों को ट्रांसफर किया जाएगा, कैसे कैसे लोगों को बचाना है, कौन से बंद तोड़ने हैं, कौन से बंद बनाने हैं। जब आप किसी चीज की मनसूबाबंदी नहीं करें, क्योंकि ये अचानक नहीं आया सैलाब। देखिए सबको पता था इस दफा कि मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी, ये भी पता था कि दरियाओं में पानी ज्यादा आ सकता है क्योंकि भारत भी शरारत कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो थी वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद थी, ये खदशात। इसके बावजूद आप पहले प्लानिंग ना करें, उसके बाद फिर जब आप रेस्क्यू करने जाएं तो वहां पर आपके पास कोई उस तरह के हमें एक्टिविटी नजर ना आए और सिर्फ ये नजर आ रहा हो कि कोई इसमें भी तशहीरबाजी हो रही है, तो जाहिर सी बात है ऐसी चीजों पर तनकीद होती है और ये जायज तनकीद है।
लेकिन अगर आपको नहीं भी पता तो आप अपनी अगर नहीं पसंद है तो आप अपनी परफॉर्मेंस से उसका जवाब देना। आप बताएं कि अगर हम गलत बात कर रहे हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं है और इन्होंने कोई अगर हमने फेक न्यूज फैलाई है तो आप हमें बताएं कि जी हमने कोई फेक न्यूज फैला दी है। बात यही है कि जब आप कुछ परफॉर्म नहीं करेंगे तो उस पर तनकीद होगी। अब अगर टीम अच्छा नहीं खेलेगी तो जाहिर है मोहसिन नकवी पे लोग सवाल करेंगे कि भाई आपकी क्या परफॉर्मेंस है, टीम इतनी नीचे चली जाती जा रही है तो क्या वजह है। इसी तरह से अगर आपके बाकी मामलात के ऊपर भी कहीं पे भी मईशत की बात है, कहीं पे भी जब कोई इस तरह की चीजें होंगी कि जहाँ पे लोग बेचारे सफर कर रहे हैं। मैं हफीज पाशा साहब को उस दिन सुन रही थी, आइंदा आने वाले दिनों में वो बता रहे थे कि 50% आपकी जो आबादी है वो खतरे गुर्बत से नीचे चली जाएगी। तो इस बात पे तनकीद तो होगी। और फिर अगर हम सिर्फ इन तमाम बातों को एक तरफ भी रख दें जो आप जुल्म सितम कर रहे हैं लोगों के ऊपर, जिस तरह से आपने आजादी के सारे राय के गले घोंटे हैं, जिस तरह से आपने सहाफियों को निकाला है, जिस तरह से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया है, गिरफ्तारियां की हैं, उन्हें बाहर जाने पे मजबूर कर दिया है, और फिर जो कुछ आप हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ कर रहे हैं, ये सब चीजें जो हो रही हैं, जिस तरह से अदिया को, तो क्या इन सब चीजों के ऊपर बात करना, इनको हाईलाइट करना, ये तनकीद है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप अपने तरीकाकार दुरुस्त करें, और अगर आपको लगता है कि हम गलत तनकीद कर रहे हैं तो आप सही बता दें कि जी आप सही क्या उसमें कर रहे हैं। नहीं, ये लेकिन मुमकिन सिर्फ है, इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाना। ये मुमकिन है जी कि वो बहुत अच्छे अंदाज में मुझे आपको समझा रही हूँ, मुझे आपको समझ में ही ना आ रहा हो, जैसे ईमान मजारी को समझ में नहीं आया। जज साहब इतने प्यार से समझा रहे थे बेटियों की तरह, तो मुमकिन है वो बहुत प्यार से समझा रहे हो, हम लोग ही नालायक हो, हमें समझ में ही नहीं आ रहा। यही है ना, फिर इस तरह की बात है कि फिर वो अब क्या कह सकते हैं इस बात के ऊपर कि ये अब वो समझा तो सके नहीं, तो इन्होंने सोचा कि फिर इनको जरा दूसरा सबक सिखा दिया जाए। तो सबक पढ़ाया नहीं तो सबक सिखाना शुरू कर दिया था। अभी वो वाली सूरत हाल बन गई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक्सपेक्टेड ही था और सबको पता ही है कि ये जिस तरह से कर रहे हैं। बाकी अब देखते हैं जो हमारे हाथ में जितना बन पड़ेगा इंशाल्लाह, जो कानून की एक, हम तो खैर गैर कानूनी तरीका कोई नहीं अपनाएंगे, हम तो ज़ाहिर है कानून का रास्ता ही लेंगे और इंशाल्लाह उसी से कोशिश करेंगे कि अपना हक हासिल कर सकें। ठीक। अच्छा, मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा। जाहिर है कि इस वक्त आप कुछ दिन पहले तक एक टेलीविजन चैनल पर नौकरी कर रही थी, बरसरे रोजगार थी। ये जो यूट्यूब है ये भी एक रोजगार है, और हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो बाकायदा तौर पर ही समझते हैं कि नहीं, ये यूट्यूब रोजगार नहीं है, ये यूट्यूब है ये एक सियासी जमात की कासालेसी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कासालेसी है, ये यूट्यूब नहीं है, ये सहाफत नहीं है। तो वो ये समझते। अब इस वक्त जो यूट्यूब था, या मेरे केस में भी यूट्यूब इज मींस और मींस ऑफ इनकम, तो ये जो है ये इन लोगों को शायद ये ख्याल मौजूद है कि इस तरह से अब चुप कराना है ताकि फिर अगर बाद में कुछ मनवाना हो तो वो ऐसे मनवाया जा सके। ये बहुत बड़ा रीजन है तारिक भाई कि पहले ये लोग ये क्या करते थे कि नौकरी से निकलवा दिया, जब लोग अखबारात में थे या चैनल से निकलवा दिया तो ये लगता था इनको कि ये आर्म ट्विस्टिंग है, और उसके बाद जाहिर है कोई बेचारा सड़क पे आ जाएगा। अब हम में से कोई भी साफियों में से मेरा ख्याल है इतना अमीर कबीर नहीं होता, लैंडलॉर्ड नहीं होता, तो सब इसी तरह के लोग होते हैं बेचारे जो सैलरी पे ही डिपेंड कर रहे होते हैं। तो इनके लिए ये बड़ा आसान हथियार था किसी को खामोश करवाना कि जनाब थोड़ी सी आर्म ट्विस्टिंग की, उसको चैनल से निकलवा दिया, ऑफर करवा दिया, कुछ ऐसा कर दिया तो कोई बंदा खामोश हो जाए। अब जब से डिजिटल मीडिया आया तो वो जो एक इंडिपेंडेंस मिल गई सहाफियों को, माशी आज़ादी किसी हद तक नसीब हुई, किसी को ज़्यादा उससे अच्छे पैसे मिल रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा बेचारा नहीं पे अर्न कर रहा तो चलो कुछ दाल दलिया उसका चल रहा है। तो जब उन्होंने ये देखा कि जी ये तो अब हमारे जो हम जिस तरह से आर्म ट्विस्टिंग कर लेते थे उससे बाहर निकल गए दायरे से, तो अब इनको मुख्तलिफ हथकंडे आजमाने पड़ते हैं और ये सोचते हैं कि जी हम इस तरह कर लें कि जी अकाउंट बंद कर दें, अच्छा जी हम अकाउंट इनके चैनल बंद करवा दें। ये भी तो पिछले दिन उन्होंने किया ना कि चैनल ब्लॉक करवाने की कोशिशें की, तो ये सब किया। या फिर फायरवॉल लगवा दें कि जी इनका चैनल ओपन ही ना हो, वैसे ही वो स्ट्रीम होता रहे और लोग खुद ही तंग आके छोड़ दें देखना। तो ये सारे हथकंडे इसीलिए थे कि इनको फाइनेंशियली कमजोर किया जाए, जिसकी वजह से ये कॉम्प्रोमाइज करने पे मजबूर हो जाए। लेकिन इसका मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बहुत ज्यादा फायदा हो, शायद को 2-4 लोग खामोश हुए हों या थोड़े से नरम पड़ गए हों, अदरवाइज ज्यादातर तो अपना काम करते रहे हैं। लेकिन जो आपने पहले बात की कि ये कासा लेसी है या जी किसी खास जमात का कोई नजरिया टो करना, ये जो है इसको सहाफत नहीं मानते, तो फिर दूसरी तरफ के जो सहाफी हैं जो बज़ाहिर हुकूमत के हामी नजर आते हैं, तो फिर वो क्या है? क्या वो कासा लेसी नहीं है? यानी आपकी हिमायत में अगर कोई बात कर रहा है तो वो कासा लेसी नहीं है, लेकिन अगर कोई आपकी मुखालिफत में बात कर रहा है तो आपको लगता है कि वो कासा लेसी है। तो ये तो बड़ा अजीब मामला है।
हम तो ये सुना करते थे कि कासालेसी या खुशामदी या ये सब चीजें उस वक्त होती हैं जब कोई हुकूमत में बैठे हुए लोगों की तर्जुमानी कर रहा हो। अब ये पहली दफा हम सुनने में आ रहा है कि वो लोग जो बेचारे नौकरियों से निकलवाए जा रहे हैं या जो बेचारे अताब का शिकार हैं, गिरफ्तारियां करवा रहे हैं, अब उनके ऊपर भी इल्जामात लग रहे हैं कि जी ये टाउट है। पहले तो टाउट वो हुआ करते थे जो बेनिफिशियरी होते थे। तो ये एक अजीब मामला आ गया है। मेरा ख्याल है कि ये अच्छा। सब चीजें सिर्फ वही है कि आपके पास जब कुछ कहने के लिए नहीं होता तो आप इस किस्म की इल्जाम तराशी करते हैं। वरना आपको भी मैंने कई बार सुना है, आप भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, आप बहुत सी जगहों पे पीटीआई पे भी तनकीद कर देते हैं। मैं खुद भी जहाँ पे कोई हक सच की बात होगी हम बिल्कुल करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो कोई ऑलरेडी बेचारा ज़ुल्म का शिकार है, तो आप उसके लिए ये कोशिश करते हैं कि जी इसके साथ ज़ुल्म हो रहा है तो इसके हक में आप बात कर रहे होते हैं। बाकी तो ज़ाहिर-सी बात है हर दौर में ही हुकूमतों पर ही तनकीद हुआ करती है। जब पीटीआई की हुकूमत थी आप भी तनकीद करते थे, मैं भी तनकीद करती थी, उस वक़्त मैं प्रोग्राम करती थी, यूट्यूब नहीं था मेरा लेकिन मैं तनकीद करती थी। तो तनकीद तो हुकूमत पे हुआ करती है क्योंकि जिसके पास पावर है, तनकीद भी उसी के ऊपर होगी। जिसके पास पावर ही नहीं है, जो खुद बेचारा जेलों में हो या छुपता फिर रहा हो या अपने बेचारे जो है वो कैदों में गुज़ारा कर रहे हो, तो उनके ऊपर अब हम क्या तनकीदें करें और क्या वो मेरा ख़्याल है कि अगर ऐसी सूरत-ए-हाल हो कि जहाँ पर आपको मज़लूम और ज़ालिम में से ही किसी के ऊपर बात करनी है, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर ज़ालिम का साथ देने से बेहतर है कि आप मज़लूम का साथ दे लें। ठीक। अच्छा, एक जानिब ये तमाम सूरत-ए-हाल में इसमें से दूसरे एंड पर आ रहा था, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा सा इसका बिल्डअप है, उस पर बात करनी है। 4 एपिसोड्स हो गए एक नौकरी पर होते हुए। ये मत करो, ये पहला एपिसोड था। आओ मुलाकात करो, हमारी बात समझो, ये पहला एपिसोड था। नौकरी जाना, ये दूसरा एपिसोड था। नौकरी जाने के बाद टेलीविजन प्रोग्राम्स में सुनना कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, ये तीसरा एपिसोड था। और अब ये फाइनली बड़ा वार, ये चौथा एपिसोड है। तो ये जो 4 एपिसोड्स हैं, इनमें पहला जो एपिसोड था उससे कैसे नबर्दाजमा हुई और उसमें क्या क्या हुआ? अच्छा, मुझे वैसे लगता है कि बड़ी कोई अक्लमंदी वाली सूरत-ए-हाल है इनकी तरफ भी माशाल्लाह से कि मतलब जब कोई बंदा चैनल पे काम कर रहा होता है ना तारिक भाई, तो उसके ऊपर कहीं न कहीं चैनल का भी एक बोझ होता है। आपको ये लगता है कि यार मैं इस चैनल के साथ वाबस्ता हूँ, मेरी वजह से चैनल इंतज़ामिया को फ़ोन आ रहे हैं या उनकी चैनल को अगर कोई बंदिश का सामना करना पड़ता है, इश्तिहारात की सूरत में या वैसे ही, तो यार मेरी एक वजह से जो है इतने लोग जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, उन सबको एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ती हैं ये वो। तो कहीं न कहीं आप इस बर्डन में होते हैं कि जी कुछ ज़्यादा मोहतात रह के बात की जाए और ना किसी को अनॉय किया जाए। लेकिन जब आपको बिल्कुल इससे खुद ही फारिग वो करवा दें, इससे आज़ाद करवा दें कि जाओ जी अब तो आपके ऊपर ये चैनल की नौकरी की भी कोई बंदिश नहीं रही, अब जैसे मर्ज़ी आप बात करें। तो मेरा ख़्याल है ये तो खुद इनकी अक्लमंदी को सलाम करना चाहिए कि आप खुद ही लोगों को उस तरफ धकेल रहे हैं कि जनाब आओ आप खुल के बात करो और उसको पर्सनली आप इतना तंग कर रहे हैं कि वो खुद आपको अपना मुखालिफ समझना शुरू हो जाए। तो एक तो ये मुझे समझ में नहीं आई कि ये कौन अक्लमंद इनको पॉलिसी बताता है। बाकी ये आपकी बात दुरुस्त है कि जब चैनल के थ्रू आप कर रहे होते हैं तो मेरे साथ शायद मैं खातून थी इसलिए मुझे डायरेक्टली उस तरह की वो नहीं हुई कि मुझे कोई थ्रेट्स मिल रहे हैं उस तरह, लेकिन चैनल के इंतजामिया के थ्रू मुझे पता चलता रहता था कि जी ये फलां पोस्ट पे जो है वो गमो गुस्से का इजहार किया गया है या फलां चीज जो है वो पसंद नहीं की जा रही। प्रोग्राम में तो ऐसी कोई बात नहीं थी जो काबिल एतराज किसी को लगती, क्योंकि उसमें मेरा महदूद सा ये किरदार था प्रोग्राम में। तो बाकी जो मैं यूट्यूब पे बात कर रही थी या जो मेरी ट्विटर पे और एक्स पे जो पोस्ट थी उनके ऊपर शायद ज्यादा उनको परेशानी थी। तो बहरहाल ये मुझे मैसेजेस उनके थ्रू मिलते थे और फिर उसके बाद इवेंचुअली मुझे ये कहा गया कि जी आप या तो ये सब सोशल मीडिया पे अपनी एक्टिविटीज बिल्कुल बंद कर दें, वरना फिर आप जो है नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो फिर मुझे ये लगा कि मुझे अपना जो आज़ादी इजहार राय का हक है वो सरेंडर नहीं करना, तो मैंने फिर नौकरी को ही खैरबाद कहना मुनासिब समझा। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद इन्होंने मुझे खुद ज्यादा आज़ाद कर दिया और उसके बाद फिर मैं बेहतर शायद तरीके से अपना जो भी मेरे ख्यालात है अपना मौक़िफ़ देने लगी। तो ये शायद मेरा ख्याल है कि इनको सोचने की ज़रूरत है कि अगर आप लोगों को इस तरह आज़ाद कर देंगे या इवन अच्छा, ये 2 एपिसोड्स हो गए, तीसरा एपिसोड नौकरी चली गई, लेकिन उसके बाद आप इंडिपेंडेंटली अपने ओन पे डिजिटल मीडिया पे काम कर रही थी और तब भी आपको पैगाम मिले। तीसरे एपिसोड में ये भी हुआ? नहीं, डिजिटल मीडिया पे जब मैं काम कर रही थी नौकरी के बाद मुझे ऐसा कोई पैगामात नहीं मिले ऑनेस्टली। फिर मैं अपना काम करती रही हूँ, लेकिन इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा था जाहिर सी बात है उससे मुख्तलिफ जो लोग हैं वेल विशर्स
वो अपने तौर पर ये ज़रूर कहते थे कि जी मोहतात रहें, आपके बारे में भी ये सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो बाकायदा किसी का अच्छा। पैगाम मैं उसको कहूँ या वो अपने तौर पे कोई खैर-ख़ाही में, जैसे आप मुझे कह दें कि भई समीना आप ज़रा ख़्याल करें, आजकल ये इस तरह से चल रहे हैं। तो आई डोंट नो कि वो कोई पैगाम इस तरह के हैं कि जिसको मैं ये कहूँ कि जी कोई मैसेजिंग थी, या फिर किसी ने अपने तौर पर वेल विशर होने की वजह से कुछ ये कहा हो कि जी आप मोहतात हो। लेकिन ऐसे मुझे डायरेक्टली कभी किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह ना कभी अप्रोच किया और ना किसी ने कोई ऐसी थ्रेटनिंग बात की। अच्छा, मैं बहुत कम, एक तो मैं खुद भी बहुत कम पार्टिसिपेट कर पाता हूँ, आपको उसकी रीजंस पता है, सबको नहीं पता, लेकिन मैं जी, बहुत कम टेलीविजन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर रहा था। आप टेलीविजन प्रोग्राम्स में बतौर मेहमान पार्टिसिपेट कर रही थी, मुस्तकिल पार्टिसिपेट कर रही थी। फिर ये हुआ कि वो पार्टिसिपेशन जो थी वो बंद हो गई। आजकल उसका स्टेटस क्या है? ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल नहीं इस बात का आइडिया कि मुझे किसी ने मना किया है कि भई इनको नहीं एज़ गेस्ट लेना, या फिर खुद ही किसी ने अपने तौर पर मोहतात होने का फैसला किया हो। मुख्तलिफ जो दोस्त बुला लेते हैं, हर प्रोग्राम के प्रोड्यूसर्स वगैरह कॉल करते रहते थे। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है, ये ऑब्जर्वेशन, कि अब कुछ अरसे से उस तरह से नहीं इनवाइट किया गया प्रोग्राम्स में। अब ये मैं नहीं कह सकती कि किसी ने अपने तौर पर ये सोचा है या फिर किसी ने मना किया है उन्हें। ये इसका मुझे स्टेटस बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अब उस तरह से मुझे नहीं प्रोग्राम्स में इनवाइट किया जा रहा। ठीक। अच्छा, मुझे अपना तो पता है ना कि वो हम टीवी का एक प्रोग्राम था, हम न्यूज का, और उसमें मैं एक बात कर रहा था और मैंने ये कहा कि देखिए, हस्सान नियाजी जो कर रहे थे कोर कमांडर हाउस के बाहर, जब वो कमर का साइज बता रहे थे पतलून पकड़ के, तो वो जो था वो कोई बहुत काबिले सताइश चीज भले नहीं थी, नहीं होना चाहिए था। मैंने इतनी बात की तो वहां सामने से एक आ गया, बिल्कुल बिल्कुल बहुत काबिल मुजम्मत था, बहुत काबिल मुजम्मत था। मैंने कहा जी, मैंने कहा लेकिन ये बताइए कि किसी की लटकी हुई पतलून पकड़ के कमर का साइज बताना जुर्म है, या किसी की पहनी हुई पतलून उतार के टांगों के दरमियान करंट लगाना जुर्म है? तो मैंने ये जुमला कह दिया। उसके बाद मुझे बाकायदा जिस प्रोग्राम में मैं था वहां भी, और उसके अलावा 2 से 3 प्रोग्राम जहां मैं शिरकत करता था वहां भी, मुझे ये बताया गया कि अब हमें ये बता दिया गया है कि आपको नहीं बुलाना। तो मुझे तो पता है कि किस जुमले की हुँ, वजह से किस जगह क्या हुआ। नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरी कौन-सी बात किसी को बुरी लगी है अभी तक। लेकिन हो सकता है कि ना भी लगी हो, अपने तौर पे ही किसी ने ना इनवाइट किया हो, ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन वैसे मेरे इल्म में नहीं है ऐसा कुछ कि किसी के ठीक। कहने पे कहीं रोका गया। अच्छा, अब मुझे जो दूसरी साइड है इसकी, उस पर बात करनी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक जानिब हम ख्याल ही अगर सीधे सीधे लफ्जों में कह लें, आप हुई, मैं हुआ, हमारे कुछ दीगर दोस्त हैं जिनको हम ख्याल इस जगह कह सकते हैं। दूसरी जानिब दूसरा हम ख्याल ग्रुप है। अगर मैं उस दूसरे हम ख्याल ग्रुप को देखूं तो उसमें तो मुझे ऐसे लोग भी नजर आते हैं कि वो कहते हैं ना, हमारा सिंधु, हमारा सिंधु, हमारा सिंधु, वो भी मिलेंगे। या उसके अलावा गंदी तरीन गालियां देने वाले अपनी वीडियोस में वो भी मिलेंगे। फिर उसके बाद मुझे वो भी मिलेंगे जो बाकायदा तौर पर खवातीन के बारे में इंतहाई मिसोजिनिस्टिक अप्रोच रखेंगे। या ये जो अभी एपिसोड हुआ अडियाला के बाहर, उन मौसूफ की जो चीजें वायरल हुई है बाद में, जो जो उन्होंने जबान इस्तेमाल की, जो जो उन्होंने अपने कंटेंट पे टाइटल लिखे, मैं उसको तो सहाफत नहीं कह सकता कम से बिल्कुल दुरुस्त। आप तो ये कह रहे हैं कि हम ख़याल, मैं तो कहूँगी भी हम हक परस्त हैं, हम हक पर हैं। तो कम। मैं तो अपने आप को बड़ी इज़्ज़त दूँगी। लेकिन ये बात दुरुस्त है आपकी कि इख्तिलाफ़ होना तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप बिल्कुल इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ के बहुत से और लोग ऐसे भी हैं जो इख्तिलाफ़ रखते हैं, लेकिन वो नाशाइस्ता नहीं हो जाते, वो बिलो द बेल्ट बात नहीं भी कर रहे होते। आप बिल्कुल इख्तिलाफ़ करें, लेकिन शाइस्तगी के साथ करें। हम भी तो इख्तिलाफ़ करते हैं। हम तो नहीं गालम-गलौच करते, हम तो किसी के लिए, बल्कि मैं तो समझती हूँ कि मैंने तो आज तक कभी किसी को आप के अलावा, यानी तुम तक नहीं कहा। गालम-गलौच करना या कोई किसी के बारे में गलत बात करना, पर्सनल अटैक करना, ये तो दूर की बात है, मैंने तो कभी किसी को तुम करके भी नहीं बुलाया। चाहे वो कितने ही बड़े हमारे नाक़िदीन में से हो, या चाहे वो इस हुकूमत के लोग हों, चाहे वो मुखालिफ नज़रियात रखने वाले सहाफ़ी हों, तो किसी के लिए कभी ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं की। लेकिन अब यही अनफॉर्चुनेट बात है कि ऐसे लोगों को ये लोग सहाफ़ी मानते हैं,
उनको तमगे भी देते हैं, लेकिन जो लोग आपके साथ बेशक शाइस्तगी से ही सही लेकिन इख्तलाफ कर रहे हैं, वो आपके लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप उनको ना तो उनको तो लगता है कि जैसे जीने का हक ही नहीं है कि जब आप किसी की नौकरी छीन लें, उनके अकाउंट फ्रीज कर दें, तो इसका मतलब क्या है कि यानी आप ये कह रहे हैं कि आप इस मुल्क में रह नहीं सकते, क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं है और जा भी नहीं सकते, आप जा भी नहीं सकते। मुझे तो ये भी चेक करवाना है कहीं मेरा पासपोर्ट ही ना ब्लॉक कर दिया हो, कहीं मुझे पता लगे कि जी मुझे तो कहीं बाहर भी नहीं जाने दे। तो मतलब ये हुआ कि फिर आपने तो ऐसे हमें ले लिया, इख्तिलाफ को इख्तिलाफ नहीं समझा। पिछले दिनों ये था तारड़ साहब ने बड़ी एक बड़क मारी थी कि जनाब इख्तिलाफ महज इख्तिलाफ यही तैयब बलोच वाले मामले पे कि जी इख्तिलाफी राय रखने के महज जुर्म में किसी को इस तरह की तशद्दुद का निशाना बनाना बिल्कुल काबिल मुज़म्मत है, हम उसके साथ खड़े हैं। तो भाई हम कौन सा कोई एटम बम चला के बैठे हुए हैं, या हमने कोई कलाशनकोफ उठाई हुई है, या खुदा न खास्ता हम कोई गालम गलोच करते फिर रहे हैं, या हम किसी को डंडे मार रहे हैं। हम भी इख्तिलाफ राय ही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। हमारा तो इख्तिलाफ राय आपको बर्दाश्त नहीं, हमारे इख्तिलाफ राय पे तो आप हमें नौकरियों से निकलवा रहे हैं, हमें हमारे अकाउंट्स बंद करके हमसे जीने का छीने। आपने अकाउंट ठग से बंद कर दिया बगैर किसी नोटिस के। क्या आपने ये सोचा है कि आज मेरे घर में क्या हालात है? क्या आपको पता है कि मेरे घर में सुबह इस वक्त क्या सिचुएशन है? मैं आपको बताऊं तो मेरे वालिद साहब की सुबह सर्जरी है तारिक भाई, और मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि सुबह मैं सर्जरी के लिए ये रात को परेशान हो रही होंगी कि मुझे अब इसकी पेमेंट कैसे करनी है। यानी आपने ठग से अकाउंट बंद कर डाला, और आपको ये नहीं पता कि अगले बंदे ने इस महीने के कोई उसके अखराजात कहीं ड्यू तो नहीं है, उसके भी बच्चे हैं, वो स्कूल जाते हैं, उसके भी घर बार है, हम किराए के मकान पे रहते हैं, हमने किराया भी देना है, हमने बिजली के बिल भी देने हैं। हम तो नौकरियों से निकाले जाने के बाद पता नहीं अपनी जिस तरह की भी अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला हर जरूरत पूरी करता है, लेकिन जिस तरह से हम मैनेज कर रहे हैं, हम तो कोई शोर भी उस तरह नहीं मचाते, सफेद पोश लोग हैं तो इसी तरह ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन ये इससे बड़ी इस वक्त कोई तकलीफ दे बात हो सकती है कि सुबह मेरे बाप का ऑपरेशन है और मैं इस वक्त जो है वो ये सोच रही हूँ यार कि ये मेरे अल्लाह ताला मुकम्मल शिफा दे, ऑपरेशन कामयाबी से अंजाम पाए, आमीन। और जिन्होंने ये किया उनको एहसास भी हो कि कितना गलत किया है। बिल्कुल, आमीन आमीन। इंशाल्लाह अल्लाह ताला वालिद को सेहतयाब करें, और मुझे तो अल्लाह ताला के ही दर से उम्मीद है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने जैसे पहले हमेशा हर ज़रूरत पूरी की है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा भरम रखा है सफ़ेद पोशी का, तो ये आगे भी अल्लाह ताला हमें इसी तरह इज़्ज़त और भरम से ही रखेगा। लेकिन मैं सिर्फ इनको आपको सिर्फ एक्सपोज़ करने की बात कर रही हूँ। ये सिर्फ एक मेरी कहानी नहीं है तारिक भाई। क्या आपके घर में इस वक्त मसले नहीं हैं? मैं आपने चूंकि नहीं डिस्क्लोज किया हुआ तो मैं नहीं आपकी बात करती, लेकिन मुझे तो पता है कि आप कितने बड़े चैलेंज से गुजर रहे हैं, कितना बड़ा इम्तिहान है हर रोज आपके घर में। इसी तरह सिर्फ आपकी या मेरी बात नहीं है, हर बंदे के साथ पेट लगा हुआ है, हर बंदे की फैमिली है, हर बंदे के बच्चे हैं। आप ठीक है सहाफी से इख्तिलाफ करते हैं, आपने ये भी कर लिया कि आप, लेकिन आप इस हद तक तो ना जाएं कि आप लोगों की सांस बंद करने पर आ गए हैं। क्या कर लें वो, ना वो बाहर जा सकें, ना वो यहाँ रह के कोई नौकरी कर सकें, कारोबार आप लोगों के खराब करा के उनको बिल्कुल बंद करवा रहे हैं, अकाउंट आप फ्रीज करें, तो मतलब हम क्या भीख मांग के गुजारा करेंगे, हम किस तरह जिएंगे। तो इस लेवल तक चीजें नहीं जाने चाहिए, रियासत को इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए। ये मुझे याद आ रहा है कि कुछ दिन पहले मैंने इमरान रियाज भाई का जब इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि बतौर सहाफ़ी आपको नहीं लगता है कि आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़कर बहुत बोझ आपने उठा लिया है, जो कि आपके करने का है नहीं, वो लड़ाई आप क्यों लड़ रहे हैं? तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि मैं कब ये लड़ाई लड़ना चाहता हूँ भाई, मुझे तो आपने खुद उस लड़ाई में धकेल दिया है। जब आपने किसी शख्स को इस तरह अपना दुश्मन बना लिया है कि आप उसको कुचलते चले जा रहे हैं, कुचलते ही चले जा रहे हैं, तो आप तो वो उसकी लड़ाई बना के रख देंगे। अभी तो हम आइन और कानून की बात करें, लेकिन आप इस हद तक उतर आएंगे कि वो जाती लड़ाई में बदल देंगे, तो फिर उस बेचारे के पास लड़ने के अलावा क्या ऑप्शन रह जाएगा। तो वही सूरत हाल है कि उनसे इख्तिलाफ था, आपने उनको पकड़ के 5 महीने जो उनका हाल किया, उसके बाद उस बेचारे को फिर भी जीने नहीं दिया, वो बेचारे को रोपोश रहना पड़ा और फिर अल्टीमेटली उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा जैसे भी हालात में। तो आपने तो उनके साथ एक जाती लड़ाई मुखालफत बना ली, वो कब लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन आपने उनके साथ ऐसा सलूक किया कि वो फिर और क्या करेगा। तो यही सूरत हाल हर दूसरे शख्स की है कि जब आपको इस नहज पे ले जाया जाएगा तो फिर आपके पास इसके अलावा क्या चारा रहेगा कि आप फिर जो आपकी लड़ाई बना दी जाएगी फिर आप लड़ेंगे। जब आपके ऊपर मुसल्लत होगी लड़ाई तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप बात तो करेंगे। तो यही है इस वक्त। अच्छा समीरा, हम कंक्लूजन की तरफ ही बढ़ रहे हैं, इसको आप किस तरह से एंड होते हुए देख रही हैं? जाहिर है कि इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह जाकर एंड होना है। वो मैं हमेशा अमजद इस्लाम अमजद की एक नज्म है, उसका एक हिस्सा पढ़ता हूं कि जमाना इससे पहले भी कई हाथों से गुजरा है,
जमाने को अभी आगे कई हाथों से जाना है, तो चीजें बदलनी है, बदली हैं, ये निजाम कुदरत है। आप इसको एंड कैसे होते हुए देख रही हैं? देखिए, अगर प्रैक्टिकली बात किया करें तो बड़ा इस वक्त सबको ऐसा लगता है कि जैसे बड़ी कोई अंधेरी रात ज्यादा ही तवील हो गई है, और ये बात शायद इतनी गलत भी नहीं है। इतना अरसा 3-4 साल इस तरह बड़ा कम देखा है कि रियासत बिल्कुल इस तरह एक अपने ही अवाम के साथ, अपने ही लोगों के साथ इस तरह बरसरे पैकार हो। तो ये इस तरह के मामलात में हमने नहीं देखा। 6-8 महीने, 1 साल हम देखते हैं कि सख्तियां भी होती हैं, लोग बर्दाश्त भी करते हैं, और फिर सियासी जमातें भी मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरीकों से अताब का शिकार रही हैं। ये सब भी हमने देखा, सियासी लीडर्स भी रहे। लेकिन यहाँ पर मुझे जो बहुत तकलीफ थे कि आपने इस दफा सिर्फ एक सियासी लीडर की हद तक अपनी लड़ाई नहीं लड़ी। आपने सिर्फ एक सियासी जमात की हद तक नहीं बात की, बल्कि आपने उसमें आम जो लोग हैं, आपका जो आम शहरी है, चाहे वो आम नौजवान हैं, वो खवातीन हैं, वो सहाफ़ी हैं, वो जजेस हैं, वो जो भी मकतबा फ़िक्र में कहीं पर भी कोई आवाज़ जो आपको पसंद नहीं आई है, जो आपको लगा कि कोई दूसरे की हामी आवाज़ है, आपने उस सबको कुचलते करोड़ों लोग जो हैं, आप उनके खिलाफ जाके खड़े हो गए। ये इससे पहले हम नहीं देखते थे। आप ठीक है, आपको नवाज शरीफ नहीं पसंद, आपने जेल में डाल दिया, 6-8 महीने रखा, कुछ उनके साथ मामला तय हो गए, वो चले गए। लेकिन उनके करीबी रुफका हैं, वो आ जाएंगे, चले जी, उनको जेल में डाल दिया, कुछ इस तरह हो जाएगा सियासी लीडर्स और जमात के। लेकिन जिस लेवल तक आप यहाँ चले गए हैं, यानी आपने 2 लाख लोगों के घरों पे छापे मार दिए हैं, आपने 50,000 गिरफ्तारियां की हैं, मुकदमे बनाए हैं, आपने हजारों साल के हिसाब से लोगों को 10-10 साल सजाएं सुनाकर उनकी जिंदगियां, उनके करियर बर्बाद कर दिए, नौजवान लड़के लड़कियों के, पढ़े लिखे लोगों के। और फिर जिस अंदाज से आपने सहाफत का मलिया मेट करके रख दिया, पूरे अपनी जो मीडिया इंडस्ट्री थी उसको तबाह बर्बाद कर दिया, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी, जिस तरह आपने जजेस की क्रेडिबिलिटी, जुडिशरी की पूरी खत्म कर दी, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं ये कौन सा इंतकाम है, और ये कहाँ जाके रुकेगा, किधर जाके इसको ब्रेक लगनी है, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये वही बात, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगी कि जितना तेजी से ये इस तरफ जा रहे हैं, उससे तो उतने ज्यादा यकीन होता है कि उतनी तेजी से शायद अब इसके इख्तिताम का वक्त आ रहा है। क्योंकि ये बिल्कुल अगर नॉर्मली चीजें चल रही हो ना, कि कुछ आप ब्रीदिंग स्पेस फिर भी प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को, तो फिर चीजें फिर भी चलती चली जाती हैं, निजाम आगे बढ़ जाता है। इवन डिक्टेटर्स के दौर में, मुशर्रफ के दौर में भी बहुत सख्तियां होती होंगी, जाहिर है वो तो एक, लेकिन एक अरसे के बाद आपने देखा कि जब उन्होंने मामला हाथ में ले लिए, उसके बाद ब्रीदिंग स्पेस भी मिल गई, बल्कि वो तो बड़ी खुली तनकीद सुन लिया करते थे, नेशनल चैनल्स भी बन गए उस दौर में, और बहुत सी चीजें जो थी वो आगे बढ़ती गई। ठीक है, बहुत कुछ कंट्रोल भी था, लेकिन आप स्पेस दे रहे होते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि 3 साल से आपने यूं गर्दन से पकड़ लिया है कि अब आप कोई हिस्सा जो है अपनी सोसाइटी का, उसको सांस नहीं लेने दे रहे। तो ये इस तरह इतनी देर दबा के रखना इस दौर में, ये मुमकिन नहीं है, और इंशाल्लाह जल्द हालात बदलेंगे। ये तो कानूने वो कहते हैं ना, कानूने फितरत है, तो इसको तो कोई नहीं बदल सका। अच्छा, मुझे इसमें ना, हम कंक्लूड कर रहे हैं, मुझे इसमें सबसे ज्यादा अफसोसनाक पहलू, इसका मुमकिन अफसोसनाक पहलू, ये जो है ये तो बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन इसके एंड का मुमकिन अफसोसनाक पहलू मुझे ये नजर आता है कि शदीद मोहब्बत, और हमने अपने बचपन से देखी है ना, वो हमें पढ़ाई गई है, बताई गई है, घुट्टी में पिलाई गई है, उसका एंड होना जो है ना, वो बहुत बुरा है, वो बहुत बुरा है। और लोग, शहरी जो है, वो रियासत से मुतनफिर, इदारे से मुतनफिर, शख्सियात से मुतनफिर, ये बहुत बड़ा लॉस है। ये लॉस जो है इससे पहले जिन अदवार में हुआ है, पहले भी हुआ है, यानी भुट्टो साहब के दौर में हुआ है, ये भुट्टो साहब के वाकई के बाद हुआ है, उससे पहले हुआ है, मियां साहब के चाहने वालों की नजर में भी हुआ है। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस वक्त फर्क ये कि सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का दौर है, तो अब जो इसका जो फॉल आउट, इसका जो इम्पैक्ट है ना, वो बहुत खौफनाक, बहुत शदीद है, और वो पहले शायद बहुत बड़ी तादाद में लोगों तक पहुंचता नहीं था। यानी जब ज़ियाउल हक का वाकया हुआ, 78 नवंबर की मेरी पैदाइश है, तो उस वक्त जो है वो 10-11 साल के बच्चे को कुछ समझ में ना भी आ रहा हो, तो उसके हाथ में गैजेट नहीं था, उसके हाथ में इंफॉर्मेशन नहीं थी, एक्सेस नहीं था, तो उसे पता भी नहीं था। वो 14-15 बरस का हुआ, बाहर निकलकर उसने कुछ चीजों को देखा, परखा, जांचा, बाद में किताबें पढ़ी, तो उसे पता चला कि जो मैं 9-10 साल का था, 7-8 साल का था, यहां जो कुछ इर्द गिर्द हो रहा था बहुत भयानक था, और वो चल रहा था।
हमें पता नहीं था। अब आपके बच्चों को, मेरे बच्चों को, आज के छोटे छोटे बच्चों को वो खौफनाक हकीकतें मालूम है जो हमें उस उम्र में मालूम नहीं थी, हमें सिने शऊर में आकर मालूम हुई थी। आज वो खौफनाक हकीकतें बहुत छोटे बच्चों को मालूम है। ये बहुत बड़ी चीज है। इसका इदराक उन लोगों को जिनको होना चाहिए, इसका इदराक होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं कि शायद अब उनको इसका इदराक है भी नहीं। आप दुरुस्त कह रहे हैं और मुझे आपकी बात से ये मैं जरूर 2-3 मिसालें कोट करूंगी। आपने चूंकि बच्चों की बात की, तो ये 8 फरवरी का जो इलेक्शन था, उससे शाम को हम लोग मिले हैं, नीचे वाली फैमिली जो थी उससे, उनके बच्चे हैं, कोई मेरा ख्याल है 5 क्लास में बच्चा था, तो उससे मेरी बात हुई। मैंने उससे पूछा कि हाँ भाई आज वोट कास्ट करने गए मदर और फादर, तो वो मुझे कहने लगा, कहते हैं हाँ वोट कास्ट कर रहा है। मैंने कहा अच्छा। अगले दिन मुझे सुबह मिला, कहता देख लें अम्मी अब्बू तो पीटीआई को वोट डाल के आए थे, लेकिन आपको पता रात को सारा इलेक्शन इन्होंने चोरी कर लिया है और वो दूसरी पार्टी को जितवा दिया इन्होंने। और ये वोट डालने का वैसे क्या फायदा होगा, अम्मी अब्बू इतना दूर गए वोट डालने और सारा उन्होंने वोट चोरी कर लिया, पता चला आपको आंटी। मैं हैरान थी उसकी बात सुन के। ये एक मिसाल है। दूसरी मिसाल, मेरा अपना बेटा, मुझे नहीं मालूम था जब ये जॉब गई है मेरी, मैंने उनके सामने शायद उस तरह से जिक्र भी ना किया हो कि बच्चे ज़ाहिर डिस्टर्ब होते हैं, उन्हें इन बातों की इतनी सेंस नहीं होती, मेरे जरा ज्यादा छोटे। तो वो अचानक से मरियम नवाज आई हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर, तो ये गुजर रहे थे पास से मेरे बेटे इब्राहिम पाशा, तो इन्होंने देखा है तो एकदम उसको देख के कहते हैं मामा ये है वो आंटी जिनकी वजह से आपकी जॉब चली गई है, इन्होंने आपको जॉब से निकलवाया। और मैं उसकी बात सुन के हैरान थी कि इसको कैसे पता चला है कि कोई गवर्नमेंट का प्रेशर था या किसी वजह से जो है वो मामा की जॉब गई है। तो मैं एकदम खामोश हो गई, मुझे समझ में नहीं आया मैं एकदम कि मैं इसको क्या जवाब दूं। तो इसी तरह और बहुत से मामला थे। अब बच्चे जो कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें तो कुछ बताने कहने की उन्हें जरूरत ही नहीं है, वो खुद देख रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। उनको खुद पता है कि जी वोट चोरी होते हैं इस मुल्क में, उनको खुद पता है कि जी मामा को नौकरी से निकलवाया गया इसलिए कि जी मामा जो है वो ये बात कर रही हैं इस वजह से कि क्योंकि वो सही बात कर रही हैं। उसके स्कूल के बच्चे भी जानते हैं, टीचर्स को भी पता है मेरा, तो वो उनसे मिलते हैं, वो कहते हैं मामा वो तो आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं और ये क्या बात हुई, ये इन्होंने आपको क्यों नौकरी से निकलवा दिया, यूं क्यों कि आप जॉब पे नहीं जा रही। तो देखिए ये हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो वैसे ही बड़ी एडवांस जनरेशन है और ये खुद हर हकीकत को अब समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है। तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, इसका इदराक होना चाहिए कि आप जिस नहज से, जिस रास्ते से ये समझ रहे हैं कि आप दोबारा कोई इज्जत और तकरीम हासिल कर लेंगे, मोहब्बतें हासिल कर लेंगे, तो जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं उसमें सॉरी टू से लेकिन ये चीजें आपको नहीं मिलने वाली। आखिरी चीज, मैं इमरान रियाज वापस आए तो कराची से ऑल द वे मैंने फ्लाइट ली और मैं उनके पास पहुंचा, मुलाकात हुई, हम सब मौजूद थे, मैं, मंसूर, अली काजिम खान, उसके बाद नदीम सईम, शीरी ज़ादा, हम सब तमाम ही दोस्त वहां पर मौजूद थे। तो क्या हुआ कि हमने जिस कैफियत से गुजरे, हम सब के सब ज़ारो कतार रोए और वहां हमारी एक बाकायदा बहुत बुरी हालत थी। मैं उसके बाद घर पहुंचा तो मुझसे मेरे बच्चों ने, यानी असबा अब 8 साल की है और उस वक्त असबा बहुत छोटी थी, उसने फिर उसके बाद रुतबा ने, मुस्तफा ने, इन तीनों ने, इन्होंने मुझसे बारी बारी पूछा कि वो बहुत बुरी हालत में हैं, जब मैं अपनी मिसेस को बता रहा था, और किसने किया उनके साथ ये। अब मैं इस सवाल का उनको क्या जवाब दूं, मैं एक लम्हे को सोच में पड़ गया। तो उनके साथ ये किसने किया, उनको किसने मारा, वो उनको कौन उठा के ले गया था, उनको उनके बच्चों से दूर किसने किया था। तो मैंने कहा बेटे, देयर वर सम बैड पीपल, दे डिड इट। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उनका नाम नहीं पता चला, उनको अरेस्ट नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं बेटे, उनको अरेस्ट अभी तो नहीं करेंगे, उनका नाम भी नहीं पता चला, अभी पता चलेगा इंशाल्लाह बेटा, और उनको पता चलेगा, जिन्होंने किया है उनको इंशाल्लाह पता चलेगा। तो बच्चे जो थे उन्होंने फिर ये कहा कि उनको अल्लाह सजा देगा। मैंने कहा हाँ बेटा इंशाल्लाह, अल्लाह के तो सबका हिसाब होगा। तो समीना, थैंक यू वेरी मच। जो है वो इंशाल्लाह जल्द जाहिर है कि खत्म होगा, लेकिन बहुत गलत है, बहुत बुरा है। और अब मेरी समझ ये भी नहीं आता ना कि मैं आपसे कहूं कि हाँ भाई ठीक है, मुबारक हो समीना, आपकी बात, आपकी आवाज इतनी पावरफुल है कि वो उनको हिलाती है जबरदस्त। या मैं अफसोस का इजहार करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, या मैं ये कहूं कि ठीक है, मुमकिन है आप मुझे वेलकम टू द क्लब कह रही हूं
यू नेवर नो मैं क्या यही क्या कहने हो वाली थी अगली बात कि आप इस वक्त भले कुछ ना कहें लेकिन अपनी तैयारी जरूर कर लें क्योंकि हो सकता है कि अगला नंबर जो है वो आपका लग जाए क्योंकि आप भी कोई पसंदीदा शख्सियात में तो है नहीं। तो ये बस ऐसा ही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बड़ी बात है। मैं आपको ऑनेस्टली ये कंक्लूजन जो कि आपके हम जा रहे हैं उसमें, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि जितना सब सपोर्ट करते हैं, जैसे ही मैंने ये शेयर किया उसके बाद बहुत से लोगों के मुझे फोन और मैसेजेस आए, अपनी हमारी कम्युनिटी में से बहुत से लोगों ने किए और सबने इस बात का इजहार किया कि जी आपको कोई ज़रूरत हो, कोई परेशानी हो, आपने बिल्कुल नहीं लेना। तो उन सबका बहुत शुक्रिया। और लेकिन यही वो चीज़ है जो एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं कि सिर्फ लोग ऐसी तसल्ली में झूठे से कह रहे होते हैं, दिलासे दे रहे होते हैं, लेकिन बहुत से लोग वाकई ऐसे हैं जो आपको हैरान कर देते हैं कि इस हद तक आपकी वो हेल्प के लिए जाते हैं। तो बिल्कुल अल्लाह ताला साजगार हालात बनाता है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ही मददगार है। अल्लाह ताला आपका भी हामी और नासिर हो, और मैं तो बिल्कुल इससे परेशान नहीं हूँ। इंशाल्लाह बहुत अच्छे आगे हालात आएँगे और फिर हम इंशाल्लाह बहुत अच्छे हालात में बैठ के दोबारा इंटरव्यू करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच समीना, जीती रहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।